नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, पॉलिटिकल ऑनर्स का पूरा ही कोर्सेज हमने लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक दो दो क्लास आपको सभी कोड के अंदर दी है। बीपीएससी 101 से लेके 114। आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आपका साइकोलॉजी ऑनर्स, यानी कि आप कह सकते हैं बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक खुशखबरी है कि पूरा कोर्स अब आपके सामने है। एक क्लास हिंदी मीडियम में आपको प्रोवाइड करेंगे, एक क्लास इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करेंगे और यही सीरीज हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिलहाल के लिए आप देखिए, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बात हम यहाँ पर करेंगे। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरी साइकोलॉजी में सबसे ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके यहीं आते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर यदि आप फोकस करें तो आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि व्हाट इज साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी वर्ड का जो मीनिंग है यहीं पर पूरी साइकोलॉजी का आप कहेंगे बेस टिका हुआ है। यदि हम इस शब्द के दो हिस्से कर दें तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक तरफ होगा साइको वर्ड और एक तरफ वर्ड होगा लॉजी, है ना। हमें लॉजी का मतलब सबको पता है कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और साइको का मतलब अलग अलग चीजों से लिया जाता है। जैसे कई बार कहा जाता है माइंड भी कहा जाता है साइको का मतलब, कई बार ब्रेन कहा जाता है ना। कहते हैं तो बंदा साइको है ना, थोड़ा टेम्पर है, तो वो चीज। तो माइंड या ब्रेन से रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं दोस्त। आप ये भी कह सकते हैं कि जो साइके शब्द है, साइको शब्द है, ये साइके से बना है ना। किससे? साइके वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या है, माइंड या फिर ब्रेन। और देखिए, हमारा व्यवहार हम कब, कहां, क्यों, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सब कुछ फैसले हमारे कौन लेता है, ब्रेन लेता है। इसी रीजन के कारण, चूंकि माइंड और ब्रेन का यूज हम व्यवहार करने के लिए करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं, आप कहेंगे सर बिहेव करने के लिए करते हैं, इसलिए स्टडी ऑफ बिहेवियर भी क्या है आपका, साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी की ढेर सारी परिभाषाएं दी गई। सबसे पहले साइकोलॉजी को कहा गया, चूंकि ये एक हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान है तो कई बार कहा जाता है तो मन का विज्ञान है, रिलेटेड टू ब्रेन है। कुछ लोग, कुछ फिलोसोफर्स ने क्या कहा कि ये तो आत्मा का विज्ञान है, इज द साइंस ऑफ सोल। लेकिन लास्ट में सभी आकर एक सर्वव्यापी परिभाषा पर कहां रुके, क्या डेफिनेशन दी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर को समझना ही क्या है दोस्तों, साइकोलॉजी है। यदि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप लोगों के बिहेवियर को पहले ही जज कर पा रहे हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, किस सोच का व्यक्ति है, किस तरीके की इसकी मेंटलिटी हो सकती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान होते हैं लोग, उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। जो लोग आप देखिए क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हें साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति के बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को बहुत बेहतर तरीके से समझता है और उसको थेरेपी के तौर पर क्या कर सकता है, इलाज भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की कंटेंट टेबल से कहानी को स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी कंटेंट टेबल में टॉपिक जो मैंने उठाए हैं वो टॉप 6 टॉपिक्स इसके उठाए हैं बेसिक। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होती है। अब चूंकि साइकोलॉजी को एक साइंस कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, हिंदी में आप क्या कहते हैं सभी को पता होगा, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। अब चूंकि ये विज्ञान है तो क्यों ये विज्ञान है, उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, स्टेप्स एंड बैरियर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक हमारा लाइफ स्किल है दोस्तों। लाइफ स्किल समझते हो, हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ जो भी कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर रहे होते हैं सुबह से शाम तक। तो क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से रोकती हैं। फिर आता है नेचर, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी आपको पता है, अगर हम मेमोरी को नहीं समझेंगे तो हम ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ सकते। मेमोरी आपको पता है, मेमोरी का मतलब होता है चीजों को याद रखना और समय आने पर उन्हें रिकॉल कर पाना। मतलब रिमेंबर, स्टोर एंड आप कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं स्टोर, रिमेंबर एंड रिकॉल, ये 3 प्रोसेस होते हैं आपके मेमोरी में। द फंक्शंस ऑफ मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट, देखिए मोटिवेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे कि मोटिवेशन का क्या फंक्शंस होता है, क्या टाइप्स होते हैं मोटिवेशन के। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके मोटिवेशन से रिलेटेड है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस कितने प्रकार के होते हैं। अब आपने एक चीज फोकस की, ये सारे ही टॉपिक ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। या तो ह्यूमन का बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर डिपेंड करता है, उसकी मेमोरी पावर, उसका मोटिवेशन, उसके इमोशंस, ये सभी ह्यूमन बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। तो दीज ऑल आर द आप कहेंगे डिटरमिनर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसलिए हम इनको क्या पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्त, यहां तक किसी को दिक्कत या परेशानी हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। फिलहाल के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्त आपके लिए ये है कि जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम जो है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
ठीक है, जिनके भी एग्जाम आपके जून 2024 के अंदर हैं, सॉरी 25 के अंदर हैं और दिसंबर 2025 के अंदर हैं, उनके लेटेस्ट असाइनमेंट आ चुके हैं दोस्त। तो सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ अब आप इस नंबर से ले सकते हैं और साथ साथ लेटेस्ट गेस्ट पेपर हमने हर सब्जेक्ट के आपके लिए तैयार कर दिए हैं, लेटेस्ट बिल्कुल न्यू पैटर्न के साथ नए क्वेश्चंस उसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो आप उन्हें ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के पूरे बैचेस प्रोवाइड हम करते हैं दोस्त। तो चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट बिना देर किए। तो सबसे पहले आप देखिए साइकोलॉजी क्या होता है। तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस, मतलब दोनों से जोड़ा गया है इसको। आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। सबसे पहले तो ऐसा कौन सी स्टडी कहा गया है? साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी खास बात क्या होती है? जो साइंटिफिक स्टडी होती है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है, हमेशा एविडेंसेस पर बेस होता है। आप कहेंगे एक तरीके से डिस्कवरी पर बेस होता है, खोज पर बेस होता है, फैक्ट्स पर बेस होता है। कोई भी लॉजिकल बात सारी यहां पर होगी, कोई भी इलॉजिकल बात इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसलिए साइंटिफिक स्टडी है किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की और जितने भी हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं उनकी। यदि आपको ह्यूमन बिहेवियर समझने का है या फिर आपको आप मान के चलिए मेंटल प्रोसेस समझना है, तो आप साइकोलॉजी को पढ़िए। किस किस चीज को ये समझता है, कौन कौन से मेंटल प्रोसेस ऐसे हैं जिसका अध्ययन हम साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। भाई व्यक्ति कैसे सोचता है, उसके इमोशंस कैसे कार्य करते हैं और उसके एक्शंस कैसे कार्य करते हैं। क्योंकि आप देखिए दोस्त, जो हम सोचते हैं उसी के बेस पर हमारे अंदर इमोशंस आप कहेंगे एक तरीके से जागृत होते हैं और वही इमोशंस हमें एक्शन करने पर मजबूर करते हैं और इन्हीं एक्शन से हमारा जो बिहेवियर होता है, जो हमारा बिहेव है, वो क्या होता है? डिटरमाइन होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो एक बात बताइए, आप उन नकारात्मक ख्यालों से क्या होगा? इमोशंस मेरे अंदर जागेंगे, सीधी सी बात है ना। नकारात्मक नेगेटिव इमोशंस जागेंगे और उन नेगेटिव इमोशंस के कारण ही मेरे जो एक्शंस है, मेरा बिहेवियर नेगेटिव हो सकता है। याद रखिए, क्रिमिनल क्यों होता है? उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस है नहीं, उसके अंदर एक्शंस नेगेटिव है नहीं। जड़ क्या है, मूल क्या है? उसकी थॉट, उसकी सोच ही नकारात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो हमें यह समझना है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को परसीव करता है, कैसे सोचता है, कैसे फील करता है और कैसे एक्ट करता है अलग अलग सिचुएशन में। यही शिक्षा हमें देती है साइकोलॉजी। यदि आपको एक बेहतर साइकेट्रिस्ट बनना है तो आपको साइकोलॉजी की बहुत ही डीप समझ होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी। अब मैंने आपको कहा साइकोलॉजी को कई बार क्या कहा जाता है? ह्यूमन बिहेवियर साइंस, या फिर आप साइकोलॉजी को बिहेवियरल साइंस भी कह सकते हैं, व्यवहारिक विज्ञान। अब एक बात बताइए, क्यों इसको कहा गया ऐसा? क्योंकि ये हमेशा बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। आपको पता है साइंस की दो क्वालिटी होती है कि साइंस जो कुछ देखता है उस रियलिटी को एक्सप्लेन करता है और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। साइकोलॉजी में भी सेम ही है। जब आपके सामने कोई, मान लीजिए आप थेरेपिस्ट बन गए, आप एक साइकोलॉजिस्ट बन गए, साइकेट्रिस्ट बन गए, तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने कोई व्यक्ति आएगा, आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उस पर बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट्स वो नहीं होते कि काट पीट मचा रहे हैं मानव के साथ, नहीं, ये ऐसे होते हैं बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स कि आप इस चीज को अप्लाई करके देखिए, आप ये वाली आदत डालने की कोशिश कीजिए, आप ऐसा सोचिए। ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। फाइंड्स, आप कह सकते हैं फाइंडिंग्स आर अनबायस्ड एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल डाटा। मतलब जैसे साइंस के अंदर जो कुछ भी बेस होता है वो डाटा पर बेस होता है। जिस डाटा को हमने पाया है, ढूंढा है, ऑब्जर्वेबल डाटा जो होता है उसके बेस पर होता है। साइकोलॉजी के अंदर भी स्टडी शुड बी रिपीटेबल टू वेरीफाई रिजल्ट्स। और याद रखिए दोस्तों, जो भी स्टडी साइकोलॉजी के अंदर की जाती हैं उसमें आप कहेंगे बार बार उसको क्या किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी फलाने ढिमकाने साइकेट्रिस्ट ने एक थ्योरी दी है, इसको सर्वव्यापी मानने से पहले 4-5 साइकेट्रिस्ट इसको क्या करेंगे? पहले प्रूफ करते हैं दोस्त समय समय पर, और फिर उसकी आलोचनाएं भी करते हैं। ऐसी कोई आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं बनी, चाहे सोशल लर्निंग थ्योरी हो, कोई सी भी हो, ऐसी कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं है जिसके ऊपर आपके क्रिटिसिज्म ना हुआ हो। तो इसलिए बार बार वेरीफाई होती है यहाँ पर चीजें। साथ साथ याद रखिए दोस्त, साइंटिफिक थ्योरी शुड हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। जैसे कि साइंस, आपको पता है साइंस का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं हम? ताकि हम थोड़ा सा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाए। देखिए पूरा तो नहीं जान सकते क्योंकि अभी तक टाइम मशीन नाम की कोई चीज नहीं आई। उसी तरीके से साइकोलॉजी भी क्या करती है? आप कहेंगे आपके बिहेवियर को, फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लेती है। जैसे एक टीचर जो होता है वो आधा साइकोलॉजिस्ट ही होता है, वो बच्चे को देख के बताता है कि जीवन में कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। यही रीजन है आपका। हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल एंड सब्जेक्ट टू रिजेक्शन। जो भी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, अब आप कहेंगे सर हाइपोथेसिस क्या होता है? फ्यूचर प्रेडिक्शंस को आप हाइपोथेसिस कह सकते हैं। बहुत आप कहेंगे आगे की सोच के चलना। यदि वो सही है उसे टेस्टेबल मान के चलिए, आप सही है तो अपना लीजिए, सही नहीं है तो आप कहेंगे रिजेक्शन उसका करना पड़ता है साइंस की तरह। तो ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी है साइकोलॉजी के अंदर कि हम इसे साइंस कह रहे हैं?
ऑब्जर्वेशन है, आप कहेंगे डाटा के बेस पर स्टडी है, वेरिफिकेशन है, फिर फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पा रही है, और ये सारे काम कौन कर पाता है? सिर्फ आप कहेंगे साइंस कर पाता है, इसलिए साइकोलॉजी इज अ साइंस। मुझे लगता है ये बात आपको समझने में दिक्कत आई होगी। आई है क्या दोस्त? नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कोग्निटिव प्रोसेस है, और साथ में आप लिख लेंगे इट इज अ लाइफ स्किल। ये क्या है दोस्तों? आपका लाइफ स्किल है, क्योंकि यूनेस्को ने 10 लाइफ स्किल हमारे बताए थे, उनमें से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ चैलेंज, एनालाइजिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड इंप्लीमेंटिंग द बेस्ट ऑप्शंस टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। मतलब क्या है दोस्त? मतलब यह कि आप अपनी समस्या को, अपनी चुनौतियों को पहचानिए दोस्त। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी जब भी तो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानिए, फिर देखिए उसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। बहुत जल्दी मत मचाइए। आप देखिए फॉर एग्जांपल किसी समस्या से निकलने के 4-5 तरीके हो सकते हैं, तो दीज आर ऑप्शंस। ये क्या है? आपके लिए ऑप्शंस है। आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे और फिर उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, ताकि आप अपने ऑब्स्टेकल से, देखिए हर किसी व्यक्ति का जीवन जो है वो रुकावटों से, ऑब्स्टेकल से भरा हुआ है, तो आपको ढेर सारे ऑप्शन सोचने चाहिए। विच वन इज द बेस्ट, पिक दैट। हम बचपन में खेलते थे ना, है ना, वो क्या खेलते थे हम, एक फ्रेंड वाला गेम, कभी कभी याद आता है कि चूज योर बेस्ट फ्रेंड। उसी तरीके से चूज योर बेस्ट ऑप्शन टू ओवरकम फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स। क्लियर दोस्त? अब देखिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। सबसे पहले तो अपनी समस्या को पहचानिए। कई बार हमें ऐसा लगता है समस्या, देख फॉर एग्जांपल के लिए मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो नौकरी नहीं लग रही ये समस्या है, या फिर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं सही से ये समस्या है, या फिर एग्जाम फॉर्म नहीं आ रहे, मेरा सिलेबस कंप्लीट है ये समस्या है, या फिर मेरे मार्क्स कम रह रहे हैं ये समस्या है। समस्या वास्तव में है क्या? यू हैव टू आइडेंटिफाई क्लियरली, कट स्टेटमेंट आपको समस्या की देनी होगी, और फिर समस्या को बेहतर तरीके से आपको समझना होगा कि यह समस्या आखिरकार है क्या। जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस, फिर आपको क्या करना है? जब आप समस्या को समझ जाएंगे तो आप पॉसिबल सॉल्यूशंस को सोच सकते हैं। हो सकता है कई बार दिमाग काम नहीं करता, आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस ना मिल रहे हो, तो आप अपने बड़ों का, बहुत अल्टीमेट लेवल पे पहुंचने के बाद साइकेट्रिस्ट का आप एक तरीके से फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर। इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, और जब आपने पूरी लिस्ट बना ली सॉल्यूशंस की और आपको लगा कि ये वाला सॉल्यूशन सही है, दैट इज योर बेस्ट सॉल्यूशन, उसको फिर उसे इंप्लीमेंट कीजिए। और सबसे जरूरी है ये, इसे मैं कहता हूं फीडबैक स्टेज। इसे आप क्या कहेंगे दोस्त? दैट इज कॉल्ड आपकी फीडबैक स्टेज। जब आप अपने रिजल्ट्स को क्या कर रहे होते हैं? रिव्यू कर रहे होते हैं कि जो मैंने अप्लाई किया था उससे मेरी प्रॉब्लम वास्तव में हल हुई है। मान लीजिए मैं पढ़ नहीं पा रहा था, ये थी मेरी प्रॉब्लम, तो मैंने क्या किया? थोड़ा सा लाइब्रेरी जाना ज्वाइन किया, तो क्या लाइब्रेरी में जाकर मैं पढ़ पा रहा हूँ या वहां भी रील देख रहा हूँ? तो वो चीज है दोस्त रिव्यूइंग योर रिजल्ट्स। क्लियर? कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए, बैरियर्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? इनएबिलिटी टू सी न्यू यूजेस फॉर फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है दोस्तों? इनएबिलिटी टू सी न्यू यूजेस फॉर फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है? कई बार जरूरी नहीं है हर बार हमें कोई नया आइडिया मिल जाए दोस्त, ऐसा जरूरी नहीं है, नया सॉल्यूशन मिल जाए। ये सबसे बड़ा बैरियर है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मान लीजिए आप 2 BHK फ्लैट में रहते हैं और उसमें भी आप कहेंगे 6-7 फैमिली मेंबर हैं, क्या इस समस्या के लिए आपको कोई नया आइडिया मिलेगा? आप कहेंगे नहीं सर। मान लीजिए आप यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, 90% मिडिल फैमिलीज की यही समस्या है कि उन्हें पढ़ने का स्थान नहीं मिलता, इसलिए लाइब्रेरीज का जन्म हुआ है। वरना आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमीर माँ बाप के बच्चे कहीं लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टडी जगह ही नहीं है। स्टडी लाइब्रेरी जहाँ आप कहते हैं। मेंटल सेट, स्टिकिंग टू ओल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स इवन व्हेन इनइफेक्टिव। कई बार ऐसा होता है हम समस्याओं को उन्हीं पुराने तरीकों से हल करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें पता है कि फेल होंगे, फिर भी वही तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं, कोई समस्या आपके सामने उभरी, आप हमेशा से एक ही चीज अप्लाई करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जस्ट एग्जांपल के लिए, एग्जाम के समय मुझे पढ़ने की जगह नहीं मिलती थी, मैं छत पे जाके बैठ जाता था, छत पे पढ़ता था, फिर भी मेरे मार्क्स कम आते थे। ये मेरे को पता इनइफेक्टिव तरीका है, ये बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं करेगा मेरी पढ़ाई को, फिर भी उन पुराने तरीकों पर डिपेंडेंट रहना। फिर फेवरिंग इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स। कई बार ऐसा होता है हम ये मान लेते हैं अरे यार ये तो होना ही था, डाउनफॉल तो सबके साथ आता। तो जो हमारे बायसेस होते हैं ये हमें बहुत रोकते हैं प्रॉब्लम सोल्व करने को लेकर। और प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कई बार लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम ये है कि सर नो मनी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है देश के अंदर? आप कहेंगे नो मनी। इस प्रॉब्लम को आप कैसे करेंगे जब रिसोर्सेज ही नहीं है? तो ये सबसे बड़ा बैरियर है। और सबसे ही बड़ा बैरियर जो मैं मानता हूं प्रॉब्लम सोल्विंग में है एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर एंड फेलियर। आप याद रखिए दोस्त, ये जो डर है, ये फेल होने का डर है, ये हमें प्रॉब्लम को इनिशिएट ही नहीं करने देता। मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो मेरे अंदर पहले ये डर है यार मिलेगी ही नहीं, लगी तो पता नहीं क्या होगा, बस बैठे बैठे स्ट्रेस ले जा रहा हूं। तो दोस्त इसके लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कीजिए। फर्स्ट स्टेप रखना आपके ऊपर है, बाकी तो ईश्वर की लीला है कि आप
रिव्यू के वाली स्टेज तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, पर बशर्ते यू हैव टू स्टार्ट। भगवान भी ये कहते हैं कि जब तक तू ही कुछ करना नहीं चाहता तो मैं तेरी क्यों सपोर्ट करूं। तो सीधी सी बात है, आप स्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद ये बैरियर तो अपने आप ही समाप्त होते चले जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब मेमोरी क्या होती है दोस्तों? मैंने आपसे कहा था मेमोरी 3 प्रोसेस करती है। सबसे पहले वो क्या करती है, आप कहेंगे स्टोर करती है चीज़ों को। फिर आप याद रखिए, स्टोर करने के बाद सीधी सी बात है, आप उसे कह सकते हैं, पहले प्रिसीव कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन को प्रिसीव करना, स्टोर करना और फिर रिकॉल करना, दैट इज मेमोरी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उस चीज़ को सुनते जा रहे हैं, प्रिसीव कर रहे हैं, है ना, एक परसेप्शन बना रहे हैं इस कंटेंट को लेकर, फिर आप उसे दिमाग में फीड करते जा रहे हैं, फीड करते जा रहे हैं, फीड करते जा रहे हैं। तो क्या वो याद हो रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, वो धीरे धीरे याद होगा। जब वो मुझे याद हो जाएगा, जब मैं स्टोर कर लूंगा और रिमेंबर हो जाएगा, फिर वक्त आने पर जब एग्जाम आएगा तो आप उसे रिट्रीव कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। देखिए क्या होता है, मेमोरी एक कोग्निटिव फंक्शन है, ब्रेन का एक कार्य है जो क्या करता है, इंडिविजुअल्स को इनेबल करता है एनकोड करने के लिए। एनकोड का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज में सामग्री को ग्रहण करना, है ना, किसी भी लैंग्वेज में पाठ्य सामग्री को ग्रहण करना, ये क्या होता है, आपका एनकोड करना होता है। क्योंकि हम जो भी चीज ब्रेन में फीड करते हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज में फीड करते हैं दोस्त, ये एनकोडिंग प्रोसेस होता है। जब हम फीड कर लेते हैं तो दिमाग में उसे स्टोर रखते हैं, और आपका स्टोरेज किस पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर, है ना। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका स्टोरेज बहुत अच्छा रहेगा, ताजा ताजा रहेगा। फिर आप उस समस्या को क्या करते हैं, मतलब उस सामग्री को आप रिट्रीव करते हैं समय आने पर। भाई सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, दैट इज योर एनकोडिंग प्रोसेस। आप उसे दिमाग में फीड कर रहे हैं, रिवीजन कर करके क्लास ले लेके, स्टोरिंग प्रोसेस। रिट्रीव कब करना है, रिकॉल कब करना है, एग्जाम के समय। स्कोप क्या है, स्कोप की बात करें तो मेमोरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग। आपको पता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो रोल है मेमोरी का वो लर्निंग में है। कोई भी चीज तब तक सीखी नहीं जा सकती जब तक वो याद नहीं रहे। फॉर एग्जांपल मैंने आज आपको संज्ञा की परिभाषा पढ़ाई, आपको याद ही नहीं है, 2 दिन बाद आप भूल गए, तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ाई वही काम आती है जहां आपको चीजें याद हो। डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है दोस्त। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमारी मेमोरी हमारा बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि कोई भी फैसला कैसे लिया जाता है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पर। फॉर एग्जांपल मैं कोई फैसला लेना चाहता हूँ, मुझे घूमने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो तुरंत मुझे पास्ट की कुछ घटनाएं याद आएंगी, यार पिछली बार गए थे, बहुत खर्चा हुआ था, नुकसान हुआ था, नौकरी छुटने की तैयार पा गई थी, इस पर घूमने नहीं जाना है। तो ये कंडीशन क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में मेमोरी हमारी मदद करती है, और पर्सनल आइडेंटिटी में भी, है ना। हमें फिर गजनी हो जाएंगे हम 5-5 मिनट के लिए, ठीक है। इट इज स्टडी इन वेरियस फील्ड्स। आपको पता है मेमोरी को बहुत फील्ड्स में पढ़ा जाता है, जैसे साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस जो कि साइकोलॉजी का ही एक पार्ट होता है, जिसे आप बायोसाइकोलॉजी कहते हैं दोस्त। न्यूरोसाइंस जो होता है ये बायोसाइकोलॉजी का एक पार्ट होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब पूरा मेमोरी सिस्टम पे ही बेस है आपका। हम इस समय एआई जो देखते हैं, जिन्हें आप कहते हैं चैट जीपीटी है ना, आपका मेटा एआई है, या फिर गूगल जामिनी है दोस्त। मेटा एआई, गूगल जामिनी, या फिर अभी चाइना का आया डीप सीक है दोस्त। ये सभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेज हैं, दीज ऑल आर मेमोरी बेस्ड। भाई जितना उनको याद होगा, जितना उनके अंदर डाटा स्टोर किया गया है, वही तो रिट्रीव कर पाएंगे। भाई जो डाटा उनके अंदर एनकोड करके स्टोर किया गया है, उसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करवाते हैं। वरना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हाथ उठा देती है कि मेरे बस की इस जर्नल का या फिर इस मैगजीन का ये डाटा प्रोवाइड करना नहीं है, मेरे अंदर स्टोर ही नहीं किया गया। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार फेल हो जाती है। क्लियर? आगे देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखिए सबसे बड़ी होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, जो हम अपने सेंसेस से क्या करते हैं, इंप्रेशंस अपने ब्रेन पर बनाते हैं। मैंने इसको पकड़ा, मेरी जो स्किन है ये भी एक सेंस होती है, आपको पता है। मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा पेन है, मैंने स्टोर कर लिया, मैंने पेन पकड़ा था। जो हम देख रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, है ना, आप कहेंगे स्मेल कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। तो सेंसेस के थ्रू जो हमारी मेमोरी बनती है, दीज आर सेंसरी मेमोरी। स्पेशली तो बस ये 2 ही प्रकार की होती है, इन पे लगाइए ट्रिपल स्टार। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या रखती है, आपको कोई भी सामग्री को याद रखने की बात करती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, हम भंडारे में गए, हमने 3 पूड़ी खाई। कितनी देर तक याद रहेंगे आपको कितनी पूड़ी खाई थी? आप कहेंगे सर 1-2 घंटे तक हमें याद आता कितनी पूड़ी खा के आया था। अभी तक थोड़ी याद होगा हमने भंडारे में कितनी पूड़ी खाई थी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ चीजें हम थोड़े समय के लिए याद रखते हैं। एग्जाम देने गए, एग्जाम होल नंबर, जब तक हम होल में नहीं पहुंचे तब तक तो याद रखते हैं उसको, बस यार 13 नंबर कहां पर है सर। जैसे ही उस 13 नंबर रूम के अंदर पहुंचे, मेमोरी गया। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसके अंदर हम अपना नाम, अपनी प्यार मोहब्बत, अपने घर वालों के सपने, अपने सपने, नौकरी का सपना, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन पहली से लेकर 12वीं क्लास तक जो हमने पढ़ा है वो सब कुछ स्टोर करके रखते हैं लंबे समय के लिए। ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है दोस्त। क्लियर? बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? अब यहां पर आता है एक एक्सप्लिक्ट और एक आती है इनप्लिक्ट मेमोरी। ये क्या होती है देखिए,
एक्सप्लिक्ट डिक्लेरेटिव होती है, मतलब कंसियस रिकॉल, फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस। ये ऐसी मेमोरी होती है जो बहुत जल्दी डिक्लेयर करती है चीजों को, जैसे आपके एक्सपीरियंसेस। आप कोई चीज करके देखना, कोई नई चीज करके देखना, अगर वैसी चीज आपकी लाइफ में पहले कभी हुई होगी तुरंत याद आएगी। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे उधार पैसे मांगने आया, जैसे उसने कहना है 10 रुपये उधार पड़े, तुरंत याद आएगा 500 साल पहले मेरे से एक दोस्त 10 रुपये उधार ले गया था, आज तक नहीं देखे गए। डिक्लेरेटिव बहुत कंसियस रिकॉल होता है, बहुत फास्ट आपको याद आएंगी चीजें। नॉन डिक्लेरेटिव क्या होती है? अनकॉन्शियस स्किल और हैबिट्स। ये ऐसी हैबिट्स होती हैं दोस्त, इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली हो रही होती है। जैसे आप देखिए सोना शरीर का अपना, मान लीजिए आपको सोने की आदत है 10 बजे सो जाओगे, हैबिट्स ऐसी होती हैं, याद रखने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली बॉडी इन काम को करवाती है। क्लियर? ये नॉन डिक्लेरेटिव होती हैं, कॉन्शियस नहीं होती हैं। चलिए बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन आप सभी को पता है दोस्तों, है ना, जीवन भर से हम मोटिवेशन लेते आए हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करना। तो मोटिवेशन इज ए ड्राइविंग फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स होती है, हमारे अंदर बैठ के गाड़ी चला रही होती है एक तरीके से, जो हमारे ह्यूमन एक्शंस को, मतलब हमारे शरीर, मान लीजिए हमारा शरीर है ये गाड़ी है, इसका जो हैंडल है वो मोटिवेशन है, ड्राइवर जो है ना इसका वो मोटिवेशन है, वही हमें चला रहा होता है। जिस चीज में हमारा हैंडल घूमेगा उस चीज में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो इसलिए कहा जाता है एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो हमें किसी भी काम को, किसी भी ह्यूमन एक्शन को करने के लिए मोटिवेट करती है। ये किसी भी नए व्यवहार को शुरू करने में हमारी मदद करती है। ये आप कहेंगे सस्टेनिंग एफर्ट, कीप इंडिविजुअल्स फोकस्ड ऑन टास्क। मान लीजिए आपका मोटिवेशन गेम खेलना है, तो गेम खेलने की शुरुआत आपको वही करवाएगा, वही ड्राइविंग फोर्स आपको क्या करेगी? कंसिस्टेंटली, आप कहते हैं ना कंसिस्टेंटली आपको वो गेम खिलवाती रहेगी, चाहे आपके माँ बाप आप में लठ बजा दे फिर भी खिलवाती रहेगी। डायरेक्टिंग बिहेवियर्स, हेल्प्स प्रायोरिटाइज एक्शन, और इसी के अकॉर्डिंग, अपने मोटिवेशन के अकॉर्डिंग हम अपने एक्शंस को प्रायोरिटाइज करते हैं। मान लीजिए मेरा मोटिवेशन स्टडी करना है, तो भाड़ में गया गेम वेम, फिल्म विलम, बर्थडे शादी, सब पढ़ाई करता वो व्यक्ति फिर कहीं नहीं जाता। तो आपका जो मोटिवेशन है वो आपके बिहेवियर को, एक्शंस को प्रायोरिटाइज करता है, कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में। और याद रखिए मोटिवेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। मान लीजिए आपके अंदर थोड़ा मोटिवेशन था, आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर मैंने आपके अंदर एक मोटिवेशन लेक्चर डाल दिया आपके लिए, आप 2 घंटे पढ़ने लगे, क्या हुआ? आपके बिहेवियर को थोड़ा सा एक्सपेंड किया इसने। इंक्रीजिंग एडेप्टेशन हेल्प्स इंडिविजुअल रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। मान लीजिए मेरा मोटिवेशन आईएएस अफसर बनना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए दिन दुनिया में, भाई मुझे बनना है तो बनना है। इट मींस आप एडेप्टेबल हो जाएंगे। फिर आप देख, मेरे को पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ, लाइट भग गई, मैं पढ़ रहा था लाइट भग गई, थोड़ा सा चेंज हुआ, मैं अडेप्ट नहीं करूंगा, मम्मी लाइट भग गया बाद में पढ़ूंगा। यदि आपका एम ही भारत का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम क्रैक करना है, लाइट भग गई, डिबिया जल गई, डिबिया खराब हो गई, खंबे की लाइट में जाके पढ़ूंगा, वहां भी लाइट नहीं आ रही, मोमबत्ती ला के पढ़ूंगा, पर पढ़ूंगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सक्यूज व्हेन यू आर मोटिवेटेड। बात समझ में? अडेप्टेबल भी आप हो जाते हैं। अडेप्टेबल मतलब अपने आप को चेंजेस के अकॉर्डिंग ढाल लेना। मोटिवेशन की बात करें मेजरली तो 2 ही प्रकार के मोटिवेशन होते हैं। इसे आप इंटरनल मोटिवेशन भी कह सकते हैं, इसे एक्सटर्नल कह सकते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है ये इंटरनल रिवॉर्ड्स के कारण होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जो अंदर से हमें कोई चीज मोटिवेट करे, जैसे पर्सनल सेटिस्फैक्शन, है ना, प्यार मोहब्बत करने के लिए कभी माँ बापों ने मोटिवेट थोड़ी किया है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन, एंजॉयमेंट, जिस चीज में आपको मजा आएगा, कहते हैं ना, वो आमिर खान कहते हैं उस पिक्चर में, कौन सी पिक्चर है वो, 3 इडियट, कहते हैं जिस काम में मन नहीं लगता ना वो ठीक से नहीं होता, और जिसमें मन लग जाता है वो होता ही चला जाता है। तो यही है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो एक्सट्रिंसिक होता है थोड़े समय के लिए होता है, टीचर्स के लेक्चर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स के लेक्चर्स, बस सुनते जा रहे हैं, खान सर को सुनते जा रहे हैं और फिर 2 मिनट में भूल जा रहे हैं। तो ये जो पैसा होता है, रिकॉग्निशन होती है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे माँ बाप कहते हैं ना फर्स्ट आएगा तो साइकिल दूंगी, तो ये क्या एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, अंदर से पढ़ने का मन नहीं है, बस साइकिल के लिए रिवॉर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ बायोलॉजिकल मोटिवेशन होते हैं, गरीब का यही होता है दोस्त, जीवन जीना, भूख प्यास और अच्छी नींद मिल जाए, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है, ये है उसका मोटिवेशन। सोशल मोटिवेशन क्या होता है दोस्तों? रिलेशनशिप, बिलोंगिंग, सोशल अप्रूवल। कुछ लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं दिन रात, क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं? ताकि मेरी बेहतर जगह जहां मेरी मनपसंद है वहां शादी हो जाए, मेरे महबूब मुझे मिल जाए। ये सोशल रिलेशन बिल्ड करने के लिए सोशल मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है दोस्त, जब लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हैं, एक्सीलेंस चाहते हैं, जैसे आपके स्कूल के जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, वो बेवकूफ नहीं होते, उनके अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन्हें आदत है सम्मान की, मेडल्स की। क्लियर दोस्त? चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशंस की ओर बात करेंगे दोस्तों। इमोशंस आपको पता है ये हमारे साइकोलॉजिकल अरोजल होते हैं, कोग्निटिव इंटरप्रिटेशंस होती हैं और बिहेवियरल एक्सप्रेशन होते हैं। कोई भी एक बार उठा लो, उससे एक्सप्लेन कर देता हूं इसे। बिहेवियरल एक्सप्रेशंस, इमोशंस क्या होते हैं? टेम्परेरी फीलिंग्स होती है हमारे अंदर जो आती है कुछ समय के लिए, और ये हमारे बिहेवियर को तुरंत ही क्या करती हैं, आप कहेंगे बदल देती है। जैसे कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसी एक्टिंग करते हैं हीरो, हंसते हंसते रोने लग गए क्योंकि फीलिंग आ गई एकदम वो वाली। उसी तरीके से मान लीजिए आप भी
आपके छोटे भाई की नौकरी लग गई, आपकी नौकरी लगी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। दीज आर इमोशंस, जो आपके बिहेवियरल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये आप एक तरीके से आपसे कह सकते हैं कि अंदर से आपके आते हैं ये। इट प्लेज रोल डिसीजन मेकिंग में, बातचीत करने में और पर्सनल वेलबींग में अच्छे होते हैं। भाई अगर मान लीजिए पॉजिटिव इमोशंस हैं, आप अच्छे डिसीजन लेंगे, बातचीत अच्छी होगी, रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड होगी। नेगेटिव इमोशन वाला एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, फेलियर्स, इन्हीं में फंसा रहता है। टाइप्स ऑफ इमोशंस कौन से होते हैं मेजरली, तो ये आपके दो कैटेगरी यहां पर बनी है, एक प्राइमरी सेकेंडरी, एक पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं जो सभी में होते हैं, यूनिवर्सल इमोशंस। यहां का व्यक्ति हो, आप कह सकते हैं झारखंड का व्यक्ति हो, पाकिस्तान चाइना का व्यक्ति हो, यूनिवर्सल सभी के अंदर, जैसे खुशी, दुख, एंगर, फियर, सरप्राइज, डिस्गस्ट। लेकिन सेकेंडरी इमोशंस जो होते हैं हर कल्चर के अपने अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखिए प्राइड है, शेम है, जेलसी है। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं, आजकल इंडियन कल्चर की एक नई विशेषता चल रही है, पहले हमारे अंदर कोऑपरेशन की भावना थी कल्चर में, इमोशंस कैसे थे, सहयोग वाले। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए मैं मामा हूँ, भांजा आगे बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, बड़े खुश हो रहे हैं हम, है ना, यार मेरा भांजा आगे बढ़ रहा है, गर्व होता था। अब जेलसी है, अब दोस्तों में, यारों में आप देख लेना जेलसी, आप कुछ बेहतर करके तो देखिए लोग आपसे जलने लग जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं दोस्त, ये आपको पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे, जैसे खुशी है, मोहब्बत है, ठीक है। नेगेटिव जो होते हैं आप देखिए फियर, एंगर, गिल्ट, ये आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और टेलीग्राम ग्रुप्स में। धन्यवाद।